हेलो बच्चों, मैं चंद्रशेखर और ये है आपका प्यारा सा चैनल सीएस विद्या कैंपस। बच्चों, पिछले वीडियो में हम थ्योरी को स्टार्ट कर चुके थे और जहां तक पहुंच गए थे वहीं से आगे करना स्टार्ट करते हैं। हमने तीव्रता के बारे में कुछ बातें बताई थी और तीव्रता की लैंग्वेज भाषा भी करा दी थी, पूरी सूत्र भी सिद्ध करा दिया था। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। कितना सूत्र सिद्ध कराया था बेटा? ये सूत्र था तुम्हारा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बट्टे R वर्ग। ये तीव्रता का सूत्र पिछले वीडियो में हम सिद्ध करा चुके थे। कुल मिला के ये है कि इस तीव्रता के सूत्र पर न्यूमेरिकल कैसे बनता है बेटा, तो उस न्यूमेरिकल की भी आज चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। इससे आगे भी थ्योरी की चर्चा करेंगे और न्यूमेरिकल की भी। तो बेटा एक बात ध्यान से समझिए, न्यूमेरिकल किस तरीके से बोर्ड परीक्षा में आता है। क्वेश्चन है एक तुम्हारा 3 कूलम तथा 4 कूलम के दो आवेश 2 मीटर की दूरी पर हैं, 2 मीटर की दूरी पर हैं। यानी दो आवेश हैं बेटा, एक 3 कूलम का, एक 4 कूलम का, दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है वो 2 मीटर है, 2 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। इनके बीच में या मध्य में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो ध्यान से सुनना, कैसे हम सॉल्व करेंगे, कितनी होगी। ये न्यूमेरिकल है, अच्छे से पढ़ेंगे पहले तो इस न्यूमेरिकल को, और न्यूमेरिकल को पढ़ने के बाद फिर इस पर विचार करेंगे हमें क्या करना है। देखो बेटा क्या है, 3 कूलम का एक आवेश दिया है, एक 4 कूलम का आवेश है, ठीक है। एक कितने कूलम का बच्चा? 3 कूलम का, एक 4 कूलम का आवेश है के दो आवेश जो 2 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। इनके बीच की दूरी कितनी है? 2 मीटर, ठीक है। इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे इसे। एक आवेश है, मान लेते हैं ये है तुम्हारा 3 कूलम का। कितने कूलम का बेटा? C का मतलब यहां कूलम से 3 कूलम का आवेश है। इससे 2 मीटर की दूरी पर एक है बेटा 4 कूलम का, C का मतलब कूलम। एक 3 कूलम का आवेश है, एक 4 कूलम का आवेश है। कितने मीटर की दूरी पर रखे हैं बच्चा? 2 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि इनके मध्य में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो मध्य की बात कर रहा है, तो मध्य में यहां बीच में कि यहां पहले आवेश से कितनी मीटर की दूरी पर? 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहां भी कितने मीटर की दूरी पर निकालनी है बेटा? 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बात समझ में आई? कैसे? ये मध्य की बात कर रहा है। टोटल दूरी बेटा 2 मीटर है। टोटल दूरी कितनी है? 2 मीटर, और 2 मीटर का हम हाफ कर देंगे, 1 मीटर की तो निकालिए, मध्य में निकालिए, तो बीच में आधी बचेगी। तो यहां बिंदु P मान लो, यहां पर क्या करना है बेटा? हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब समझिए ध्यान से, ये तुम्हारा कोई पॉइंट है, यहां मैंने मान लिया बिंदु P है, ये वाला पॉइंट। इस P पर हमें तीव्रता निकालनी है। तो मैंने क्या बताया था तुम्हें? मैंने बताया था कि तीव्रता की पहले हमें दिशा मालूम होनी चाहिए। तो दोनों ही आवेश बेटा प्लस प्लस के हैं, देखो माइनस का तो कोई आवेश नहीं है। और तीव्रता की दिशा उस दिन बताई थी मैंने कि प्लस आवेश से दूर की तरफ होती है, माइनस की ओर होती है। बच्चा बताओ, जहां प्लस आवेश होगा उससे दूर की तरफ चलते हैं तो तीव्रता की दिशा बन जाती है, और जहां माइनस आवेश होता है उसी की ओर चलते हैं। जहां जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे होते तीव्रता, वहां खड़े होकर ऐसे काम करते हैं। तो देखो बेटा, यहां हम निकाल रहे हैं बेटा बिंदु P पर। अब हम पहले आवेश की तरफ देखें, यानी पहले आवेश कैसा है बेटा? प्लस का। तो मैं यहां पे हूं, यहां से हमें तीव्रता की दिशा यानी डायरेक्शन देखनी है। तो प्लस 3 है, तो प्लस से दूर चलते हैं तो मैं इधर चलूंगा ऐसे। तीव्रता इसके कारण हमारी तीव्रता कितनी हो गई? E1। बात समझ में आई? दूसरा आवेश भी प्लस का है, हमें यहीं पर निकालना है, इसके कारण भी यही निकालना है। तो ये भी प्लस का, तो इससे भी हमें दूर चलना पड़ेगा, तो उधर जाना पड़ेगा, यानी उल्टी साइड में चलना पड़ेगा ऐसे। ये E2 का मान हो गया। इसका मतलब इनका जो परिणामी आएगा बेटा, वो परिणामी इनकी अंतर के बराबर होगा। एक में से हमें दूसरे को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। मैंने बताया था कि जब तीव्रताओं की दिशा एक ही होती है तो उन्हें जोड़ देते हैं, और जब तीव्रताओं की दिशा अलग अलग होती है बेटा
तो उनको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। अलग अलग मतलब विपरीत होती है तो माइनस कर देते हैं। देखिए, तो बिंदु पी पर हम आ गए और इस पी पर हमें तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले 3 कूलाम के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मानी है, E1, तो निकालते हैं। 3 कूलाम आवेश के कारण तीव्रता, बच्चा ध्यान से समझेंगे, कितनी मानी है, 3 के कारण ये वाली तीव्रता इधर जाएगी तो ये वाली होगी, यानी E1 का जो अभी सूत्र पढ़ा था हमने कल, क्या सूत्र था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे में R का वर्ग, यही पढ़ा था। ठीक है, तो E1 बराबर बेटा इसकी वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q का मान कितना है, 3 है, बटे दूरी कितनी, जहां जिस पॉइंट पे हमें निकालनी होती है, जिस आवेश के कारण, इस वाले आवेश के कारण यहां निकाली, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बेटा, 1 मीटर। 1 का क्या करना पड़ेगा, वर्ग। क्यों किया, क्योंकि R का वर्ग होता है। बात समझ में आई? ठीक है, क्या करना बेटा, तो E1 बराबर हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 3 और 1 का वर्ग करके भाग लगाएंगे तो इतना ही आएगा। तो 9 का 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आएगा बच्चा, 9 27 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन प्रति कूलम। बात समझ में आई? ये किसके कारण आई है, केवल 3 माइक्रो कूलम के, वो 3 कूलम के आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। अब किसके कारण हमें ज्ञात करनी है, अब 4 कूलम के कारण बिंदु P पर तीव्रता को E2 माना है, तो यहां लिखेंगे 4 कूलम आवेश के कारण तीव्रता। अच्छा, कितनी हो गई बेटा, 4 कूलम आवेश के कारण तीव्रता को E2 माना है, तो E2 का सूत्र क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे में R का वर्ग। ठीक है ना, E2 बराबर बेटा इसकी वैल्यू कितनी, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q का मान कितना है, 4 बटे दूरी कितनी है बेटा, यहां से यहां तक की दूरी, क्योंकि यही निकाले तो 1 मीटर है, तो 1 का क्या कर देंगे, वर्ग। E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 4, 1 का वर्ग करके भाग लगाएंगे तो इतना ही आएगा। 9 से 4 का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो कितना हो जाएगा बेटा, 9 चौके 36 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन प्रति कूलम। लेकिन हमें ये जो तीव्रता है, अब देखो E1 और E2 का मान हमने निकाल लिया। अब वो इसकी कह रहा है कि परिणामी तीव्रता बताइए कहां होगी, E का मान बताओ, हमें E1 E2 का नहीं चाहिए, हमें तो केवल E का मान चाहिए, यानी टोटल तीव्रता यहाँ कितनी होगी, परिणामी तीव्रता। तो मैंने तुम्हें परिणामी तीव्रता निकालना सिखाया था कि अपोजिट डायरेक्शन होती है तो हम घटा के निकालते हैं, और एक ही डायरेक्शन होती है तो जोड़ के। तो देखो, एक तीव्रता की दिशा इधर है, एक इधर है, तो घटा के निकालेंगे, और जो ज्यादा होता है उसमें से घटाते हैं, जो ज्यादा होता है उसमें से घटाते हैं। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता अच्छे से समझेंगे। बिंदु P पर कितनी है बेटा परिणामी तीव्रता, E। घटा के निकालेंगे तो बड़ा कौन आ रहा है, 36 है, ये 27 है, तो ये E2 का मान बड़ा है, तो क्या लिखेंगे बेटा, E2 माइनस E1। ठीक है ना, E बराबर E2 का मान कितना आ गया, 36 गुणा 10 की घात 9 माइनस E1 का मान कितना है, 27 गुणा 10 की घात 9। देखो घातें समान है तो आगे से घटा सकते हैं इसे। 36 में से 27 घटाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा, 9 बचेंगे। 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन प्रति कूलम। इतनी ये तीव्रता आएगी कहां पर, इसके मध्य बिंदु पर। जल्दी से इस न्यूमेरिकल को नोट कर लो, फिर आगे थ्योरी की बात करते हैं। बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, जल्दी से कर लो। ओके, ठीक, अगला क्वेश्चन। ठीक है, नोट हो गया बेटा, आगे की बात कर लेते हैं। अब अगला जो अपना टॉपिक होगा, अगला पॉइंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो ध्यान से उसे समझेंगे। क्या है टॉपिक अगला,
आज इस चैप्टर का एंड हो जाएगा बच्चा। देखो अगला टॉपिक है तुम्हारा वैद्युत द्विध्रुव। हेडिंग बनाएंगे सभी, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। समझिए क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव। देखिए वैद्युत द्विध्रुव ऐसा निकाय होता है जो दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बनता है। फिर बात समझिए, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जो दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर के बनता है और इन आवेशों को बहुत अल्प दूरी पर रख दिया जाता है। ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बात समझ में आई? यानी एक ऐसा निकाय जो दो आवेशों से तो मिलकर बना हो लेकिन उन आवेशों की प्रकृति विपरीत हो। समान आवेश हो लेकिन प्रकृति कैसी हो बेटा? विपरीत हो। यानी एक माइनस का आवेश हो तो एक प्लस का आवेश हो। ऐसे निकाय को और इन आवेशों को हम बहुत अल्प दूरी पर रख दें तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने बेटा एक आवेश लिया माइनस का, एक आवेश लिया प्लस का, पूछा कि ये क्या बना और इन्हें बहुत अल्प दूरी पर रख दिया। बहुत अल्प दूरी का मतलब 2l दूरी पर रख दिया। ऐसे इस निकाय को A और B तक जो निकाय बना बेटा, इस निकाय को ही हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बात समझ में आई? तो हम क्या परिभाषा बनाएंगे कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जो दो समान परंतु विपरीत प्रकार, देखो दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना होता है। इसके बीच की दूरी कितनी होती है बेटा? 2l होती है और बहुत अल्प होती है, बहुत कम दूरी होती है। तो सर ये तो आपने बता दिया कि वैद्युत द्विध्रुव है, हम कैसे पहचानेंगे, कहां बनेगा, इसका कोई एक उदाहरण बता दो। तो ठीक है, बात कर लेते हैं हम इसके उदाहरण की। हमने देखा बेटा HCl, इसका एक उदाहरण है, और भी उदाहरण की चर्चा करेंगे। तो H का नंबर 1 होता है, अगर इसका विन्यास किया जाए तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। Cl का नंबर बच्चा 17 होता है, तो इस पे 2,8,7, ठीक है ना। अगर ये वाला इसको दे देगा बेटा तो यहाँ पे 8 हो जाएंगे, यानी इस पे एक नेगेटिव और यहाँ पे एक पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? तो जहां नेगेटिव और पॉजिटिव आवेश बन जाए, एक धन का एक ऋण का बन जाए, तो वो क्या बनाते हैं? द्विध्रुव बनाते हैं। H2O की बात कर लें, H2 इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके पास कितने? 8, 8 के 2 और 6, यानी 2 की आवश्यकता पड़ेगी, यहां पर आ जाएगा। ऐसी स्थिति में H पे 2 धनायन और इस पे 2 ऋणायन बनेंगे। बात समझ में आ रही है? H पे जैसे H2 है बेटा, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं और O है, O का नंबर 8 होता है, तो 2,6 हो गई। ये वाले यहाँ पे आ गए, इसकी कक्षा पूरी हो गई। इसमें 2 दे दिए, इसमें 2 ले लिए, तो देखो है तो समान ही आवेश, आवेश दोनों समान है क्योंकि 2 2। अब तुम कहोगे सर यहां तो आपने एक ही आवेश लिया है, अगर यहां 3 क्यों माइनस के 3 है, यहां भी माइनस के 3 है, तो भी ये द्विध्रुव बनाएंगे। लेकिन मैंने अभी बताया समान तो होंगे लेकिन प्रकृति विपरीत होगी, एक माइनस का होगा एक प्लस का होगा। ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। लिखते हैं वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जो दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से
क्या करता है बेटा, मिलकर बना होता है। इनके बीच की दूरी अल्पतम होती है। अल्पतम होती है। कितनी होती है बच्चा, अल्पतम। अल्पतम का मतलब कितनी मान लेते हैं हम लोग, 2l। बात समझ में आई। यानी वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जो दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर के बना होता है। इनके बीच की दूरी अल्पतम होती है। जल्दी से इस परिभाषा को और इसको नोट कर लो, चित्र भी बना सकते हैं, बहुत जल्दी से इसे नोट करिए, फिर आगे की बात कर लेते हैं बेटा। हो गया, ठीक है। अगर पूछता है कि कोई वैद्युत द्विध्रुव है, अगर पूछता है कि कोई वैद्युत द्विध्रुव है, उस पर नेट आवेश कितना होगा, वैद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश। और वैद्युत द्विध्रुव, अभी तो देखो बेटा यहां से ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, इतना बड़ा बना दिया। अब मैंने क्या किया, इस द्विध्रुव को छोटा कर दिया, यहां तक, ए से लेकर के कहां तक, बी तक। ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। अब मेरा प्रश्न है तुमसे कि ये बताओ कि दोनों आवेश जो हैं कितनी दूरी पर होंगे। अब इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगी, बढ़ेगी या इतनी ही रहेगी। वैद्युत द्विध्रुव कब बनता है, एक माइनस का आवेश हो एक प्लस का आवेश हो तो वैद्युत द्विध्रुव बनेगा। और जो बीच की दूरी होती है वो हमेशा 2l ही रहती है, चाहे वो छोटा हो चाहे थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन बीच की अल्पतम दूरी होती है ना के बराबर, बहुत कम दूरी। ठीक है, तो चाहे कैसा भी कर लो, ये भी द्विध्रुव बनाएगा, इसके बीच की लंबाई कितनी होगी, 2l। प्रश्न पूछेगा वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है, तो 2l होती है। अब जैसे चलो मैं प्रश्न भी लिख देता हूं, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है बच्चा, 2l होती है। अल्पतम होती है ना, तो इसे किससे लिखते हैं, 2l होती है। ठीक है, दूसरा प्रश्न लिख लेते हैं। पूछेगा कि वैद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश कितना होता है, वैद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश कितना है, नेट आवेश कितना है, नेट आवेश कितना है। बच्चों बता पाएंगे क्या वैद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो देखो ध्यान से, एक माइनस का आवेश है एक प्लस का आवेश है, और माइनस प्लस को नेट आवेश निकालेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे, माइनस से प्लस कट जाएगा तो नेट आवेश कितना होता है बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर हम सीधा सीधा बता सकते हैं, कितना होगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। प्रश्न 1 नंबर में पूछ लेगा कि बताओ वैद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश कितना होता है, तो आंसर हमारा फटाफट आना चाहिए, कितना, 0 आना चाहिए। ओके, यहाँ पर किसी को डाउट हो तो जल्दी से कमेंट में बता देना, तो जो डाउट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें बता दिया जाएगा। अगला पॉइंट बना लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हटा दें, जल्दी से नोट कर लो इसे, आगे की बात कर लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझिए, अगला टॉपिक बनाएंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। सबसे पहले इस बात को समझ लो कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। अभी हमने वैद्युत द्विध्रुव बनाया बेटा, तो वैद्युत द्विध्रुव किससे मिलकर बना था, एक माइनस क्यू आवेश लिया था और एक प्लस क्यू आवेश लिया था। इन आवेशों के बीच की दूरी को हम अल्पतम दूरी यानी 2l कहते हैं। इसका नाम हो गया AB। AB क्या हो गया, AB एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया। लेकिन अब हमें निकालना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो समझिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को बेटा हम P से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, P से। बात समझ में आई, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से डिनोट करते हैं। ठीक है, परिभाषा कैसे बनाए सर, ये होते कैसे, परिभाषा इसकी कैसे बनाएंगे, क्या होती है परिभाषा, तो समझिए
ये क्या बना है बेटा, वैद्युत द्विध्रुव बना है। ये यहां से यहां तक ए बी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। कैसे पता किया, क्योंकि एक माइनस का आवेश है, एक प्लस का आवेश है, बीच की दूरी 2l है, तो द्विध्रुव ही कहलाएगा। ठीक है, हमने इस द्विध्रुव का कोई एक आवेश लिया, ठीक है, इनटू, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, तो अब जो मल्टीप्लाई कराने के बाद जो प्राप्त हुआ उसी का नाम P है, उसी का नाम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो परिभाषा क्या बनाएंगे, देखो बेटा अब हिंदी नहीं लिख पाऊंगा, तुम लोग जल्दी जल्दी लिखना क्योंकि सिलेबस जाता है। ओके ठीक है, कैसे परिभाषा बनाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, अच्छा तुम सोचोगे सर माइनस तो लिया नहीं, प्रकृति से मतलब नहीं, एक आवेश वो तो बराबर ही है, प्रकृति नहीं लेनी है हमें, केवल एक आवेश रखना है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखो एक आवेश लिया, दोनों के बीच की दूरी का गुणा कर दिया, तो ये क्या बन गया बेटा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बताइए समझ में आया, फिर समझिए ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। तो इसका कोई एक आवेश लेना है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का इसमें क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, जो बनेगा या जो मान प्राप्त होगा वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन जाएगा। परिभाषा कैसे बनाएंगे, तो लिखो सभी बच्चे, पेन कॉपी लेके बैठो और लिखना स्टार्ट करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं बेटा, P से। ओके ठीक है सर, ये तो हो गया, लेकिन अब इसका मान और वो सॉरी इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक लिख लेते हैं। इसका मात्रक क्या होगा बेटा, आवेश का मात्रक हम पढ़ते आ रहे हैं बहुत समय से, कूलम इनटू, ये तुम्हारी लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर। तो अब मैं पूछूं बेटा कि बताओ द्विध्रुव यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो गया कूलम इनटू मीटर। अब पूछेगा कि भाई विमा भी लिख लो इसकी, तो विमा लिख लेते हैं। देखना बेटा ये आवेश, आवेश पहले तो आवेश की विमा AT होती है, ये पीछे पढ़ा चुके हैं। 2l लंबाई है, तो यहाँ पे L होती है लंबाई की विमा, इनको मिक्स करके लिख दो तो ATL कितनी हो जाएगी विमा, ATL। ऐसे बोल देते हैं अटल, याद रहेगी ATL मीन्स अटल। ओके अच्छा, ये पेपर में नहीं लिखना है, नहीं तो अटल लिखा हो, ये अटल नहीं है, ये इसकी विमा। याद करने का एक तरीका मैंने बता दिया है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, ATL। ATL क्या है, इसकी विमा। ठीक है, अब प्रश्न है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है बेटा वो एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि। और जब सदिश राशि है बेटा तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, क्या होगी, इसकी दिशा भी होगी। ये कैसी राशि है, एक सदिश राशि है, तो इसकी क्या होगी, दिशा भी होगी। ठीक है ना, क्या होगी बच्चा, दिशा भी होगी। और जब दिशा होगी तो दिशा कहां से किधर होती है, मतलब किधर से किधर होती है, तो ध्यान देना माइनस आवेश से लेकर के प्लस आवेश की तरफ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है। माइनस से किधर, प्लस की तरफ। बात समझ में आ रही है। पूछ लेगा कि दिशा क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा पूछेगा तो कहां से कहां तक होती है बेटा, इसकी जो दिशा होगी वो होती है माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर होती है। बात समझ में आ रही है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहां होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है। जल्दी से इसे नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। अगला टॉपिक बनाते हैं, इसके बाद लगा लो भैया अगली हेडिंग, किसी बिंदु आवेश के कारण, वो तो हो गई थी। अच्छा ये वाली लगाइए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कौन सी हेडिंग लगाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत जल्दी से लगा लो हेडिंग, ये वाली हेडिंग लगाएंगे, हेडिंग लगाएंगे सभी बच्चे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत
द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये वाली हेडिंग लगा लो। और बेटा हर बार ये बोर्ड परीक्षा में आती है, तो इस बार भी 2024 में इसके 100% चांस रहेंगे। याद रखना, इसे मेरी दृष्टि में इसे आना ही चाहिए, और हर बात आती है, किसी न किसी पेपर में जरूर आती है। ठीक है, हो सकता है तुम्हारे इस जिले में आ जाए, जिले वाला जो जिले में पेपर होता है ना, उसमें आ जाए। तो इस हेडिंग को लगा लो। इस तीव्रता को हम बेटा दो तरीके से पढ़ेंगे, एक अक्ष पर तीव्रता और एक निरक्ष पर तीव्रता। पहला कहां पढ़ेंगे हम? अक्षीय स्थिति पर तीव्रता। दूसरा कहां पढ़ेंगे बेटा? निरक्ष पर तीव्रता। तो पहला कहां पर? अक्षीय स्थिति पर तीव्रता। ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे हम निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता। तो बेटा ध्यान से देखना, ये डेरिवेशन इस चैप्टर का सबसे ज्यादा अच्छा डेरिवेशन है और थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट कराऊंगा क्योंकि थ्योरी मैं लिखाने वाला नहीं हूं। मैं तो बोल दूंगा, तुम लोग थ्योरी लिख लोगे अपने आप से। ठीक है, चलिए इस हेडिंग को बना लेंगे, अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसके लिए हमें एक छोटा सा सुंदर सा एक चित्र बनाना होगा। देखो ध्यान से, सबसे पहले हेडिंग पेपर में कैसे आएगा, ये 2024 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। ठीक है ना। अच्छा, कैसे? ये कह रहा है बेटा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति पर व्यंजक प्राप्त करना है। कितनी होगी? व्यंजक का मतलब समझते हैं, इसे सिद्ध करना है। कैसे समझते हैं? पहला पॉइंट हम हेडिंग कैसी बनाएंगे? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो वैद्युत द्विध्रुव बनाना पड़ेगा, बनाते हैं। किससे मिलकर बनता है बेटा वैद्युत द्विध्रुव? माइनस की और प्लस की आवेशों से। एक माइनस का आवेश होगा, एक तो आवेश काय का होगा बच्चा? माइनस का, और एक आवेश काय का होगा? प्लस का। ये बन गया क्या? वैद्युत द्विध्रुव। इसका नाम दे दिया हमने ए और बी। ए बी क्या हो गया बेटा? वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, इसके बीच की दूरी को हमने अभी तक माना है कितना? 2l। तो द्विध्रुव के बीच की दूरी को 2l मानते हैं। ठीक, एक बात ध्यान से समझना, वैद्युत द्विध्रुव की जितनी भी दूरियां हम मापेंगे तो उसके मध्य बिंदु से मापते हैं। कहां से मापते हैं बेटा? मध्य। वैद्युत द्विध्रुव से जितनी हम दूरियां मापेंगे वो उसके मध्य बिंदु से मापी जाती हैं। कहीं भी निकालें, उधर कुछ पॉइंट रख दें, इधर कुछ पॉइंट रख दें, तब भी हम मध्य बिंदु से ही उसे मापेंगे। तो बेटा एक मुझे बात बताओ, जब ये वाला मध्य बिंदु हमने O मान लिया, ये क्या मान लिया? O, तो A से O तक की दूरी को L कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं सर, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी 2l है, तो यहां तक आधी होगी यानी L होगी। तो बेटा O से B तक की दूरी को भी तो L कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं सर। ठीक है, अब अक्ष पर निकालिए, तो इसी की सीध में तीव्रता निकालनी है। हमने माना कि यहां पर एक पॉइंट है P, इस P पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी। फिर वही तीव्रता जहां निकालते हैं तुरंत दिशा की बात आ जाती है। तो जब दिशा की बात आती है तो ध्यान से देखेंगे बेटा, हमारे पास दो आवेश हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो हम पॉजिटिव की बात करें, ये प्लस का आवेश है, तो यहां तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, तो प्लस से दूर जाना है, ऐसे चलेंगे, प्लस से दूर ऐसे चलेंगे, तो इसको E1 मान लो। माइनस की ओर चलते हैं, अब ये वाला माइनस का, तो माइनस की ओर चलेंगे, ये लो माइनस की ओर चल दिया, ये E2 का मान हो गया। बेटा देखो अपोजिट डायरेक्शन है, इसका मतलब बिंदु P की जो तीव्रता होगी वो माइनस करके आएगी। ठीक है, अच्छा फिर जहां हम तीव्रता निकालते हैं उस पॉइंट तक की हमें दूरी चाहिए। तो बेटा ध्यान से देखो, हमने O से और R दूरी पर एक पॉइंट माना है P, O से R दूरी पर एक बिंदु माना है हमने P, और इस P पर ही हमें तीव्रता निकालनी है। बेटा ध्यान से देखना, लेकिन हमें आवेश के कारण निकालेंगे, तो इस आवेश के कारण यहां पर तीव्रता निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? ये वाली दूरी, टोटल दूरी कितनी है यहां से यहां तक? R में से अगर इतनी दूरी काट दी जाए तो ये वाली बचेगी। तो B से लेकर के P तक की दूरी जो होगी वो R माइनस L कहलाएगी। बेटा बताओ, टोटल दूरी R, यहां से यहां तक की दूरी L,
अगर इसमें से इस आर में से इधर की दूरी काट दी जाए, हमें तो बी से और पी तक की चाहिए, बी से पी तक की दूरी चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? तो बड़ी वाली दूरी में से छोटी वाली को उधर की दूरी काट दो, इधर की बचेगी। बात समझ में आ रही? ठीक है, ये तो पहले आवेश का काम हो गया। दूसरे आवेश, दूसरा आवेश बेटा कहां पे है? वो यहां से भी एल दूरी आगे है। तो देखो, जब हम यहां से चल रहे होंगे बेटा यहां तक, तो आर आ गए, आर के बाद कितना और चले कि यहां पहुंच जाए? तो बेटा एल चलना पड़ेगा। तो इसलिए यहां से लेकर के, यानी जो दूरी है तुम्हारी, माइनस का जो आवेश है बेटा, वहां माइनस आवेश से लेकर के बिंदु पी तक की जो दूरी होगी, यहां से माइनस आवेश से बिंदु पी तक की जो दूरी होगी वो आर प्लस एल कहलाएगी। बताओ हाँ या ना? कितनी दूरी कहलाएगी? आर प्लस एल कहलाएगी। जल्दी से इस चित्र को नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो और बात करते हैं हम। देखिए समझिए। अब सर तुम कहोगे सर इसकी थ्योरी क्या होगी? थ्योरी बहुत सिंपल, जो तुमने बनाया वही लिखना है। जैसे अभी बताता हूं। हमने सबसे पहले क्या देखा चित्र में कि वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। तो हमने देखा कि वैद्युत द्विध्रुव है तो बनाना पड़ा। तो हम मानेंगे कि माना ए बी, ए से बी तक ही तो बनाया वैद्युत द्विध्रुव, तो माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है, मध्य बिंदु O है, O से R दूरी पर बिंदु P है, जहां हमें अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। बिल्कुल सिंपल थ्योरी है। फिर लिखो, मैं बोल रहा हूं लिखना। क्या? ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। और द्विध्रुव किससे मिलकर बनता है? माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों। जब बनाएंगे तो ये तो लिखना ही पड़ेगा। तो माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर के बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है, मध्य बिंदु O है, O से R दूरी पर बिंदु P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी स्थिति पर? अक्षीय स्थिति पर ज्ञात करनी है। बात करते हैं अब तीव्रता निकले। थ्योरी हो गई। देखिए क्या होगा। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता को E1 माना, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता को E2 माना। तो देखो, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू, सॉरी यहां पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, यहां से करता हूं मैं। प्लस क्यू, अरे बेटा क्या हद कर दी आपने। देखो बेटा, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, अच्छा कौन सा आवेश लिया बेटा? पहले प्लस क्यू। कहां तीव्रता निकालें? बिंदु पी पर। तो बिंदु पी पर, बिंदु पी पर तीव्रता। बच्चा बात समझ में आई? कौन से आवेश के कारण? प्लस क्यू आवेश के कारण। यानी प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता को क्या माना? E1। तो E1 बराबर, E1 बराबर क्या सूत्र पढ़ा है हमने? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बट्टे में R का वर्ग। यही सूत्र पढ़ा। अब ध्यान से देखना, R को क्या कहते थे? दूरी। आवेश से जहां तीव्रता निकाल रहे वहां तक की दूरी, जहां आवेश था वहां, जहां निकाल रहे वहां तक की दूरी। तो बेटा आवेश यहां है, हम यहां निकाल रहे, तो यहां से और ये वाली दूरी कितनी है? R माइनस एल। तो हम R की जगह क्या लगाएंगे बच्चा? R माइनस एल का क्या कर देंगे? वर्ग। बताओ इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, अब आगे समझते हैं। बेटा ध्यान से समझना, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, और ये टॉपिक आने वाला है, पेपर में जरूर आएगा। ये प्लस क्यू कूलाम का आवेश है, इसके कारण तीव्रता हमें कहां निकालनी है? बिंदु पी तक तो दूरी चाहिए। तो प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी को R माइनस एल कहते हैं, तो वो हमने R माइनस एल लगा दिया। कोई दिक्कत? चलिए इसी प्रकार कौन से आवेश के कारण निकालेंगे बेटा? माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। अच्छा बेटा ध्यान से देखो चित्र में, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता को E2 माना है। तो अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? R प्लस एल। तो जहां R आएगी वहां पे क्या लगाएंगे? R प्लस एल लगाते हैं। E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
क्यू बट्टे में आर प्लस एल का होल वर्ग। यहां तक समझ में आया। इसे अभी इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं, इसे इक्वेशन सेकंड बना लेते हैं, कोई दिक्कत? मेरे प्यारे बच्चों, मैंने तुम्हें बताया कि जब तीव्रता की दिशा विपरीत होती है तो उसे माइनस करके निकालते हैं। तो देखना, एक तीव्रता की दिशा इधर है, एक इधर है, तो माइनस करना पड़ेगा। तो बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता आएगी वो E1 माइनस E2 करके आएगी। ठीक है, निकालते हैं। बिंदु P पर, यहां से निकाल देता हूं, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता कितनी होगी बेटा? E बराबर E1 माइनस E2 इतनी होगी। क्यों घटाना पड़ेगा E1 में से E2? क्यों घटाया? क्योंकि डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। तो बच्चा ध्यान से देखना, E बराबर E1 की वैल्यू निकाल चुके हैं, E2 की निकाल चुके हैं, दोनों की जल्दी से लगा दो, कैलकुलेशन रह गई। बेटा क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बट्टे में कितना बेटा? R माइनस एल का होल, बीच में क्या लगाएंगे? माइनस। दूसरी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बट्टे में R प्लस एल का वर्ग। बताओ यहां तक कोई किसी को डाउट? और मुझे ऐसा लग रहा है बेटा कि ये दोनों में बिल्कुल टू कॉपी रखी हुई है, यानी ये कॉमन है। ये क्या है? दोनों में कॉमन। तो हम यहां निकालेंगे बेटा। तो E बराबर, ये कॉमन बाहर कर दिया हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये Q इतना कॉमन कर दिया। क्या बचेगा बेटा? ये पूरा ब्रैकेट ऊपर का ये हट गया, तो एक बचा, और एक के बट्टे में R माइनस एल का वर्ग बचा, बीच में माइनस, यहाँ एक बचा, और यहाँ पे R प्लस एल का क्या बचा बेटा? वर्ग बचा। ये वाला एलसीएम ले लेते हैं, R माइनस एल हो गया यहाँ पे इसका वर्ग इंटू R प्लस एल इसका वर्ग। देखो इससे ये वाला कट जाएगा, लेकिन ये होल वर्ग बचेगा ना। देखो इसका इसमें भाग लगाएंगे, ये कट गया, ये तो बचा, इसका होल वर्ग खोलेंगे, तो होल वर्ग खोलिए बेटा, R का वर्ग प्लस एल का वर्ग प्लस के 2RL। यहां तक कोई डाउट? बीच में क्या लगाए? माइनस। इससे ये खत्म, इससे ये कट जाएगा, तो ये वाला बचेगा, तो इसका होल वर्ग खोलिए बेटा। क्या खोलेंगे? इसका होल वर्ग खोलते हैं। क्या लिखेंगे बेटा? ध्यान से देखो, R का वर्ग प्लस एल का वर्ग माइनस 2RL, यही होगा ना होल वर्ग। ठीक, अब ब्रैकेट के बाहर देखना बेटा, एक चिन्ह है माइनस का, और ये माइनस इतना खतरनाक होता है कि जब भी ये किसी ब्रैकेट के बाहर चला जाता है या ब्रैकेट के बाहर लगा होता है, तो ब्रैकेट को हटाने पर ये तुरंत अंदर के चिन्हों को चेंज कर देता है। बात समझ में आ रही है? ब्रैकेट के बाहर अगर कहीं भी माइनस चिन्ह है तो उसका मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। करते हैं सॉल्व। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, समझना बेटा, R वर्ग प्लस के L का वर्ग प्लस के 2RL माइनस, ये चिन्ह देखो अब चिन्ह चेंज करता जाएगा, ये माइनस का होगा, ये प्लस का है तो ये भी काय का हो जाएगा? माइनस का। लेकिन ये तो ये माइनस का, वो किसका हो गया बेटा? प्लस का। अच्छा, एक बेटा सूत्र तुमने अगर पढ़ा हो तो ध्यान से देखो, 7th क्लास में एक सूत्र पढ़ा होगा, कौन सा? चलो मैं यही बता देता हूं तुम्हें कौन सा सूत्र है। देखो ऐसे बता देते हैं, कहां बताएं बेटा? चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यही बता देता हूं। एक सूत्र पढ़ा है हमने, ए वर्ग प्लस माइनस बी वर्ग का क्या होता है? वर्गांतर का सूत्र होता है ए प्लस बी, और एक होता है बेटा ए माइनस बी। ये मैथ में तुमने पढ़ा होगा, ठीक है? अगर इन पे अगर यहां वर्ग लगा दिया जाए तो इस पे भी क्या आ जाएगा बच्चा? वर्ग आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? इन पे पहले वर्ग तो नहीं था, इस पे भी नहीं था, इस तरीके से लिखा था ए वर्ग माइनस बी वर्ग, वर्गों का अंतर, इसे वर्गांतर बोलते हैं। वर्गों का अंतर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अगर ब्रैकेट में इसे इस तरीके से लिखा है तो इसका भी क्या आएगा? वर्ग। तो अब मिलाइए, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, दोनों पे वर्ग चढ़ाए तो इनका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ए वर्ग माइनस बी वर्ग का भी होल वर्ग। तो क्या बनेगा बेटा? आर का वर्ग माइनस एल का वर्ग और उसका भी होल वर्ग। देखो इसको खोलेंगे तो यही दोनों बनेंगे, सेम देखो कंडीशन सेम, ठीक है ना? चलिए अब तो तुम मैथ वाले हो तो देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है बेटा? चलिए आगे बात कर लेते हैं, क्या करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है बेटा कि ये तो इससे बर्बाद हो गया, ये इससे धराशायी हो जाएगा,
2 और 2 कितने हो जाएंगे 4, क्योंकि 2RL ये है 2RL ये, कितनी RL हो जाएंगे 4। तो यहां हम लिखेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहां आएगा Q और 2RL कितने RL 4RL बटे में R वर्ग माइनस L वर्ग और उसका भी क्या बेटा होल वर्ग। यहां तक समझ में आया? उसका भी क्या हो जाएगा होल वर्ग हो जाएगा। बताओ बेटा, कोई डाउट किसी को? ठीक है। अच्छा, इस 4RL को मैं थोड़ा इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं। क्या करेंगे, इस 4RL को मैंने क्या कर दिया 2L इंटू 2R, 4RL थी 4RL, तो 2 दूनी 4 और RL। कोई दिक्कत? मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे तुम परिचित हो, इससे परिचित हो। ये सूत्र पढ़ाया था P बराबर Q इंटू 2L, तो इसकी जगह हम P लगा सकते हैं। और बात समझिए, ये जो R है दूरी R, वो L क्या बेटा, दो ध्रुव के आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी होती है 2L, लेकिन ये तो केवल एक L है, ये तो ना के बराबर है, यानी इस R की तुलना में ये बहुत कम दूरी है। तो इसको इसके साथ नगण्य रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं बेटा? नगण्य, यानी R का मान बड़ा है, बहुत बड़ा है किससे? L से, अतः L को हटाने पर, यानी नगण्य रखने पर। तो इसकी जगह हम P लगा सकते हैं, यहां से L को हटा सकते हैं। तो E बराबर कितना निकलेगा बच्चा? अच्छा इधर कर देता हूं, यहां दिखेगा नहीं। तो E बराबर निकलेगा, E बराबर निकला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q। अच्छा, इसकी जगह पूरे की जगह क्या लगा सकते हैं? इसकी जगह P लगा सकते हैं। ये 2R बचा, देखो ध्यान से, इसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं? P और 2R। तो कितना लिखेंगे बेटा? यहां पे तो लिख दिया मैंने P इंटू कितना 2R और बटे में कितना बेटा? बटे में आ जाएगा, यहां से L वर्ग हटाएंगे तो L R की घात 4 हो जाएंगे। कैसे हो गई समझिए, यहां से L वर्ग गायब तो 2 और 2 कितने हो गए 4। हमने यहां से एक R को काट दिया, क्या बचा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये 2 का अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो 2P बटे में R3। ये तुम्हारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली कहां पर? किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक है, इसे जल्दी से नोट करिए, बहुत अच्छा डेरिवेशन है। ठीक है, अगला टॉपिक बनाते हैं निरक्ष पर तीव्रता। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना बेटा, कमेंट में लिख देना। जिसको जो डाउट हो वो कमेंट में लिख देना। जल्दी से इसे नोट करिए। ठीक है, दिख रहा है सबको? सबको दिखना तो चाहिए। ये 2P लिखा है, कितना लिखा है? 2P बट्टे में R3। ठीक है, देखिए बेटा आगे की हम बात करें। अब कहां निकालनी है तीव्रता? निरक्ष पर। आज इस टॉपिक को, इस चैप्टर को खत्म करेंगे पूरी तरीके से, जिससे तुम्हारे पेपर तक सिलेबस हो जाए। बच्चों ध्यान से देखना, अगला क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर या निरक्ष पर, निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता। निरक्षीय स्थिति पर क्या ज्ञात करनी है? तीव्रता। समझिए, किसके कारण? द्विध्रुव के कारण। तो चित्र भी की तरह से बनाना से एक बेटा द्विध्रुव बनाना होगा हमें। ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, किससे मिलके बना है? माइनस Q और प्लस Q आवेशों से। बीच की दूरी कितनी बेटा? 2L होती है। मध्य बिंदु को क्या मानते हैं? O मानते हैं। लेकिन अब अक्ष पे नहीं, निरक्ष पर, चाहे नीचे निकालो चाहे ऊपर, तो हमने यहां पे मान लिया इसे। तो इस आवेश से यहां तक की दूरी हमें चाहिए बेटा, और इस आवेश से यहां तक की दूरी भी हमें चाहिए। ये तुम्हारा आवेश जो है वो माइनस का है, और ये वाला जो आवेश है वो कैसा है? वो पॉजिटिव आवेश है। बात समझ में आई? अच्छा, बिंदु O से अगर मैं इस पर लंब डाल दूं तो ये वाली दूरी को मैं R बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं बच्चा? R। ठीक है, यहां कोई बिंदु P है जहां हमें तीव्रता निकालनी है। तो तीव्रता की दिशा मैंने बताई थी, प्लस से दूर, तो ये इधर चले जाएंगे दूर की तरफ, तीव्रता E1 होगी। माइनस की ओर, माइनस कहां है? ये वाला, तो इधर चले जाएंगे बेटा, यहाँ पे E2 हो गया। अब इसकी जो परिणामी तीव्रता होगी उसकी डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, अब देखो ना तो अपोजिट है और ना
एक ही दिशा में डायरेक्शन ऐसी है, मतलब बीच में है, तो अब इसका परिणामी निकालेंगे वो सूत्र द्वारा निकालेंगे, करते हैं। सो थ्योरी तो वही लिखनी है। ये बीच की दूरी कितनी है एल, ये भी कितनी है बेटा एल है। अच्छा ये देखो एक ट्रायंगल है ये वाला, एक त्रिभुज है ये वाला, ये वाला, ठीक है। जब ये यहां तक की दूरी को एल मान लिया, ये वाली दूरी आर है, तो ये कितनी होगी आर वर्ग प्लस एल वर्ग ही होगी। ऐसे ही सेम त्रिभुज ये तो इधर भी कितनी होगी बेटा आर वर्ग प्लस एल वर्ग। तो अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता E1 और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता E2 निकालते हैं बेटा। प्लस क्यू आवेश के कारण कहां तीव्रता निकालनी है, बिंदु पी पर तीव्रता कितनी है बच्चा E1 मान लो। तो E1 का सूत्र है 1/4πε0 Q प्लस कर लिया बटे दूरी, यहां से यहां तक की दूरी को क्या है रूट में अंडर रूट में आर वर्ग प्लस एल वर्ग और उसका क्या कर देंगे होल वर्ग। ये दूरी का वर्ग करना पड़ता है, वर्ग से क्या कट गया ये कट गया, तो क्या बचेगा E1 बराबर बचा 1/4πε0 Q बटे में आर वर्ग प्लस एल वर्ग। इक्वेशन बना लो फर्स्ट, ठीक है। अब आते हैं बेटा माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता कितनी होगी बेटा E2 बराबर 1/4πε0 Q बट्टे में अंडर रूट में आर वर्ग प्लस एल वर्ग। अब समझिए कैसे आगे समझते हैं बेटा, ध्यान से देखेंगे इसको। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, प्लस क्यू आवेश के कारण, ये क्या है प्लस क्यू आवेश है, ये क्या है बेटा प्लस क्यू आवेश है। इसके कारण कहां तीव्रता ज्ञात करनी है हमें बिंदु P पर। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता ध्यान देना E बराबर E1 का मान हो गया 1/4πε0 Q बटे आर। आर कहां दूरी, यहां से यहां तक की दूरी ये है रूट में। कैसे आ गई सर ये, तो आपने ऐसे ही रख दिया। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखेंगे ये वाली दूरी को हमने आर माना था, ये वाली दूरी इतनी दूरी को बेटा एल माना था, ये दूरी हमें निकालनी थी, इसकी जगह ही तो रख दी है। तो ये मैं थोड़ी देर के लिए कर्ण मान लूं इसे। तो हमने एक सूत्र पढ़ा पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग या कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। कर्ण वर्ग बराबर लंब कितना है बेटा आर, तो आर का वर्ग, आधार कितना है बच्चा एल, तो एल का वर्ग। वर्ग हटाएंगे यहां से तो क्या लगा देंगे रूट लगा देंगे, इस कारण ये वाली दूरी हमने यहाँ पे रख दी है। और दोनों ही त्रिभुज एक जैसे हैं, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सेम है, तो सेम दूरी आएगी, ठीक है ना। चलिए अब देखना क्या तीव्रता की दिशा एक ही है, सर तीव्रता की दिशा एक तो इधर है एक इधर है, ये तो एक दिशा में नहीं है। क्या तीव्रता की दिशा अपोजिट है, तो अपोजिट भी नहीं है। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो इसका जो परिणामी होता है वो कैसे निकालते हैं, तो देखिए बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता कैसे निकालेंगे बच्चा, E बराबर, अच्छा यहां से हमें एक तीव्रता निकालने से पहले एक बात तो समझ में आई कि E1 और E2 के मान सेम हैं, तो E1 का जो मान होगा वही मान किसका होगा बेटा E2 का होगा। तब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालते हैं, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालते हैं। क्या होगा बच्चा ध्यान से देखो, E बराबर ये सूत्र बताया था परिणामी तीव्रता निकालने का, E1 का वर्ग प्लस E2 का वर्ग प्लस 2E1 E2 cos थीटा, इतना ही बताया था, ठीक है। E बराबर अंडर रूट के अंदर E1 का वर्ग, तो E1 ये है। अच्छा यहां एक बात समझ लो, E1 का मान E2 के बराबर है, तो या तो सब में E2 लगा दो या सब में E1 लगा दो। तो E1 को तो मैंने E1 रख लिया, अभी E2 को भी E1 लिख लो। सर ऐसा क्यों कर दिया आपने, E2 को E1 बना दिया, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है, कोई सा रख सकते हैं। तो E2 की जगह हमने क्या लगा दिया E1 प्लस यहाँ 2E1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया E1, E2 है तो E2 का मान कितना है E1, तो E1 लगा दिया cos थीटा। ध्यान से देखो ये तुम्हारा परिणामी है बेटा, ये परिणामी,
तो ये तीव्रता के साथ यहाँ पे जो एंगल है वो मैंने थीटा मान लिया, ये भी एंगल थीटा मान लिया, तो दोनों एंगल कितने हो गए बेटा, पूरा परिणामी कितना हो गया, ये कितना एक दूसरे तीव्रता के बीच में यानी E1 और E2 के बीच में कितना एंगल बना, 2 थीटा। तो मैं यहाँ थीटा की जगह कितने कोण का कोण निकाल रहा हूँ, थीटा की जगह कितना कोण बना हुआ, थीटा प्लस थीटा कितना हो गया, 2 थीटा। बताइए यहाँ तक कोई डाउट? क्योंकि जो परिणामी निकाला इस तरीके से, एक ये है, बीच में निकालना है, तो यहाँ का एंगल थीटा मान लो, यहाँ का एंगल कितना टोटल हो जाएगा, 2 थीटा। क्योंकि परिणामी जो होता है वो बिल्कुल बीच में होता है, उसके बीच में। तो समझते हैं क्या होगा, एक E1 ये है, एक ये है, कितना हो गया बेटा, 2E1 हो गया, अंडर रूट के अंदर 2E1 का वर्ग प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई कराइए, 2 E का E1 से मल्टीप्लाई, E1 का E1 से, तो E का वर्ग हो गया, प्लस cos 2 थीटा का सूत्र क्या है, cos के पदों में, तो हमने एक सूत्र पढ़ा है 2 cos वर्ग थीटा माइनस 1, ये ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है सूत्र बेटा, 2 cos वर्ग थीटा माइनस 1, ठीक है। तो E बराबर हो गया, ये कॉमन मिल रहा है देखो बेटा इसमें रूट में, 2E1 हमने कॉमन निकाल लिया, जब इसको हमने कॉमन निकाल लिया तो इसकी जगह 1 बचा, ठीक है, इसकी जगह सर 1 बचा, यहां ये हट गया तो ये ब्रैकेट बचा, 2 cos वर्ग थीटा माइनस का 1, इतना ही तो बचेगा बच्चा, इतना ही बचा, ये 1 से 1 बर्बाद हो गया, क्या बचा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे देखो, E बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 हो गया, E1 का वर्ग हो गया और cos वर्ग थीटा हो गया। बताओ यहाँ तक किसी को डाउट? अब देखो रूट में से निकाल लेते हैं बच्चा, 4 के कितने 2 निकले, E1 का कितना, एक E निकलेगा, क्योंकि 2 घात हैं तो एक ही निकलेगा, यहाँ पे cos कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, तो E बराबर कितना बेटा, 2E1 का मान कितना आ गया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे में R का वर्ग प्लस L का वर्ग, यही आया था, इनटू cos का मान निकालते हैं चित्र में तो क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, आधार का मतलब L है चित्र में, और कर्ण कितना है बेटा, अंडर रूट के अंदर L वर्ग प्लस वो R वर्ग प्लस L वर्ग, ये किसका मान है, cos का, cos का मान यहां से देखिए, cos में होता है आधार, आधार हो गया, ये आधार क्या हो गया बेटा, O से B तक आधार है, हमें cos का मान निकालना है, तो cos का होगा लंब बट्टे कर्ण, ओ सॉरी आधार बट्टे कर्ण, तो आधार ये है, कर्ण ये है, तो L बट्टे में रूट में ये वाली R वर्ग प्लस L वर्ग है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, 2 का ऊपर गुणा कर दो, तो E बराबर, ध्यान से देखना, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 2 का Q से L का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2QL बटे यहां आएगा बेटा R का वर्ग प्लस L का वर्ग, और इस पे अभी घात कितनी है, एक, इसको मैं क्या मान सकता हूं, R वर्ग प्लस L वर्ग, इस पे रूट था, रूट का मतलब होता है 1/2, इस पे कितनी घात हो जाएगी, 1/2, ये P का सूत्र होता है, तो E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे P लगा सकते हैं, बट्टे में देखो एक घात इसकी है, आधी इसकी है, तो एक और आधे को जोड़ेंगे तो 3/2 घात हो जाएंगे इस पे, ये तो हमें छोड़ना है, क्यों छोड़ना है, क्योंकि R का मान बहुत ज्यादा बड़ा है L से, तो इसे छोड़ेंगे तो ये 3/2 बचेगी, तो E बराबर कितना बचा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ P बट्टे में R बटे वर्ग, L को छोड़ दिया क्योंकि R का मान बहुत ज्यादा बड़ा था, बट्टे में कितना आएगा, 3/2, 2 से 2 को इसको काट देंगे तो जो वैल्यू आएगी देखें ना, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बट्टे में, देखो 2 घात से 2 घात कटेंगे तो कितनी बची, 3 R की, ये वाली वैल्यू निकल के आ गई। जल्दी से इसे नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इसे नोट करिए जल्दी, फिर आगे टॉपिक अगला बहुत जल्दी से। एक छोटा सा प्रश्न है इनके ऊपर, अच्छा डेरिवेशन ये आने वाले हैं पेपर में, इसलिए मैंने कराया, ये वाले दोनों डेरिवेशन बच्चा आने वाले हैं, इसी के कारण मैंने करा दिए हैं, ध्यान से देखना। आगे की बात कर लेते हैं बेटा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर, इसके बाद कैसा क्वेश्चन बनता है इसमें, देखो एक प्रश्न को नोट करेंगे जल्दी से, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चार ऑप्शन दिए होंगे। के लिए कौन सा विकल्प सही होगा? तो मैंने यहां तीव्रता ई को माना प्लस बट्टे में आर की घात 4 मानी। क्या ये वाला विकल्प सही होगा? क्या बेटा ये वाला विकल्प सही होगा? क्या बच्चा ये वाला विकल्प सही होगा? और या फिर डी ऑप्शन में है, क्या ये वाला विकल्प सही होगा? ये चार ऑप्शन दिए, पूछा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए कौन सा विकल्प सही होगा। तो ध्यान से देखना, हमने अभी तीव्रता निकाली थी दोनों अच्छी पे और निरक्षी स्थिति पर 1/4πε0 क्यू यानी पी बट्टे आर क्यू, ये निकाली थी हमने अक्ष पर, वो निरक्ष पर, और ये वाली निकाली थी अक्ष पर। तो ध्यान देना, बट्टे में आर की घात कितनी होती है? 3। तो यहाँ कितनी है? 3। तो कौन सा सही होना चाहिए? ये वाला, ठीक है ना। आर के साथ 3 घात होनी चाहिए, तो वो हमने 3 घात यहाँ पे देखी, सूत्र में भी 3 घात देखी, तो यही वाला सही होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला टॉपिक डालते हैं बेटा जल्दी से। अगला टॉपिक क्या है? किसी को कोई भी बेटा डाउट आता है तो मुझे बता दे जल्दी से, क्योंकि बिना तुम बताए कुछ हो नहीं सकता। ठीक है बच्चों, तुम बताओगे नहीं तब तक कुछ भी हो नहीं सकता। अगला टॉपिक बनाएंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक लास्ट टॉपिक है ये इसका, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, ये वाला टॉपिक है। थोड़ी हेडिंग बड़ी है लेकिन करने में बहुत सिंपल है। ये वाली हेडिंग बना, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म का आघूर्ण, या सिद्ध करो, या सिद्ध करो टाउ बराबर पीई साइन थीटा, ये हमें सिद्ध करके लाना। ठीक है, बहुत अच्छे से देखेंगे इसको। तो बेटा ध्यान दो, एक समान वैद्युत क्षेत्र बनाना है, तो हमने बनाया एक समान वैद्युत क्षेत्र, ये रहा, बहुत ही सुंदर सा चित्र बनेगा। ये रहा तुम्हारा एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लिया। ठीक है, मैं रखे द्विध्रुव पर, तो इसमें हमने एक वैद्युत द्विध्रुव को रख दिया जो किससे मिलके बना होता है बेटा? माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से, ये हमने बना दिया। ठीक है, ये ए सिरा है, ये बी सिरा है, ये माइनस है और ये प्लस है। ठीक है, पर आरोपित बल युग्म, ध्यान देना, जब भी किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र को ई से डिनोट करते हैं, ई वेक्टर। ध्यान देना, अब ये बात है बेटा कि जब भी हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल युग्म काम करता है। कैसे काम करता है? ये बल युग्म, एक बल की डायरेक्शन ये होगी, एक बल की डायरेक्शन ये होगी। ये बल युग्म इस द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। अभी क्षेत्र के साथ किसी कोण पर है, ये अभी क्षेत्र के साथ किसी कोण पर है, उस कोण का नाम कितना मान लिया हमने बच्चा? थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, जब ये कोण बेटा थीटा है, ये इसका लंब है और ये क्या है बेटा? इसका आधार। यहां पे हमने कोई पॉइंट मान लिया ए, बी और सी मान लेते। ठीक, तो देखो यहां इस चित्र को मैं ऐसे बना देता हूं, ध्यान से देखना, ऐसे ऐसे ये बना, अरे भैया कितना छोटा बना, ऐसे बना लेते हैं, ये बना लेते हैं यहां पे। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना, ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये थीटा कोण है। अगर मैं तुमसे कहूं कि बेटा साइन थीटा की वैल्यू बताओ, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा? लंब बट्टे कर्ड। तो ये इस थीटा, इसके सामने ये लंब होगा तो बी सी आ गया। कर्ड कितना? कर्ड ये है,
ए बी। तो देखो ए बी क्या है, दो ध्रुव के बीच की दूरी को तो हम जानते ही है 2l होती है। कितनी होती है बच्चा, 2l। तो हम ए बी की जगह क्या लगा सकते हैं, 2l। अगर मैं तुमसे पूछूं बी सी का मान यानी लंब का मान बताइए, तो इसके बट्टे में तुम 1 लगाओगे, बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 2l साइन थीटा। बताओ यहां तक समझ में आया, क्या हो जाएगा बच्चा इसका मान, 2l साइन थीटा हो गया। कैसे समझ में आया, हमने साइन लगा दिया बीसी बट्टे, मतलब बीसी का मतलब लंब बट्टे कर्ण होगा, तो लंब को हम बीसी बोलेंगे, बी से सी तक। कर्ण कितना है, ए से बी तक, तो ए से बी तक की जो दूरी होगी वो 2l होगी, इसलिए इसकी जो लंब दूरी आई वो 2l साइन थीटा। ठीक है, अब चलते हैं आगे, ध्यान से देखना। अब इसकी लैंग्वेज जो बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, माना ई वेक्टर एक समान वैद्युत क्षेत्र है, वो तो हमें दिख ही रहा है, ई वेक्टर एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इसकी भाषा लिखनी है तो लिखो, देखो पहले समझ लो, ई वेक्टर एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा है। वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर के बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। अल्पतम दूरी कितनी है बेटा, 2l। इस द्विध्रुव पर एक बलयुग्म काम कर रहा है जो इस द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। ठीक है, अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं, हमें तो क्या निकालना बेटा, बलयुग्म आघूर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बलयुग्म आघूर्ण। तो देखना बेटा, प्लस क्यू वाले सिरे पर जो बल काम कर रहा है वो कितना है, F। तो मैं यहां लिखूंगा प्लस क्यू सिरे पर आरोपित बल, अच्छा बल F बराबर हमने एक सूत्र पढ़ा है, E इंटू क्यू पढ़ा है, E इंटू क्यू। ऐसे ही देखो माइनस क्यू आवेश पर भी एक बल काम कर रहा है इधर, तो इसे लिखेंगे माइनस क्यू सिरे पर आरोपित बल। माइनस क्यू सिरे पर आरोपित बल क्या होगा, F बराबर E क्यू, इस पर भी हो। ठीक है, लेकिन हमें तो बल आघूर्ण निकालना है, तो बल, अब देखो बल आघूर्ण का सूत्र हम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं, क्या लिखेंगे, बल युग्म आघूर्ण क्या होता है बेटा, बल इंटू लंब दूरी, देखो बल आघूर्ण को टाउ बोलते हैं, बल को F बोलते हैं, लंब दूरी कितनी है बेटा, यहां से यहां तक की BC बोलते हैं, BC। ठीक, टाउ बराबर F की वैल्यू कोई सी एक लगा लो, क्योंकि दोनों सिरों पे समान बल है, तो कितना लगाएंगे, E इंटू क्यू लगा दिया। BC की लंबाई कितनी है बच्चा, 2l साइन थीटा, तो 2l साइन थीटा लगा दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम इससे परिचित हो, Q P का मान है, P बराबर क्या पढ़ा था, Q इंटू 2l, यही पढ़ा था बेटा, P का मान लगा देते हैं इसकी जगह। तो टाउ बराबर हो जाएगा बच्चा E और यहाँ पे P, इसका मान E, यहाँ पे P, फिर साइन थीटा। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, PE साइन थीटा। साइन कब आता है, जब ये सदिश, यानी ये दोनों कैसे होंगे, सदिश राशि होंगी तो ही साइन आएगा, और इनका क्रॉस गुणन होना चाहिए, तो P क्रॉस E, इसको हमने हटा दिया, तो इस पे क्या लग जाएगा बेटा, वेक्टर। ये इसका क्या हो गया, वेक्टर रूप। क्या हो गया, इसका ये वेक्टर रूप हो गया। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से इसे। और यहां तक, अगर हमें यहां तक सिद्ध करना था, टाउ बराबर PE साइन थीटा, यहां तक छोड़ सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं, टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, और साइन थीटा को तो हटा ही देंगे, कितना बन जाएगा, टाउ बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। अच्छा सर, ये क्रॉस क्यों लगाया, देखो बेटा ध्यान से देखना, वैसे तो फर्स्ट ईयर में पढ़ा दिया जाता है, इसे नोट कर लेना। क्या करेंगे कि हमने देखा कि अगर किसी एक वेक्टर में, एक कोई सा वेक्टर ए वेक्टर है, इसका क्रॉस गुणन हमें बी वेक्टर से करना हो, तो आता है इसका परिमाण और साइन थीटा। अगर हमारा ए वेक्टर का डॉट गुणन किसी बी वेक्टर से करना हो, क्रॉस नहीं आपकी बात डॉट, तो आता है बेटा ए बी कॉस थीटा। अब परिभाषा क्या बनेगी, दो वेक्टरों का क्रॉस गुणन बोलते हैं इसे, दो वेक्टरों का अदिश गुणन बोलते हैं इसे। अब सर क्रॉस गुणन क्या होता है, तो हम बताएंगे कि दो वेक्टरों का क्रॉस गुणन उन वेक्टरों के परिमाण और
उन दोनों वेक्टरों के बीच बने कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। दूसरा, सर दोनों का सदिश अदिश गुणन क्या है? तो दो वेक्टरों का अदिश गुणन उन वेक्टरों के परिमाण और दोनों वेक्टरों के बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा दिया जाता है इसी कारण। अब साइन आया है तो साइन के साथ क्रॉस आना चाहिए, तो इसलिए मैंने पी पे और इस पे क्या लगा दिया? क्रॉस। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। ये टॉपिक, ये चैप्टर बेटा तुम्हारा पूरी तरीके से खत्म हो गया। इतना तुम तैयार कर लेना, तुम्हारा संपूर्ण सिलेबस मैं करवा दूंगा। इतना तुम तैयार कर लेना इस चैप्टर से, इतना ही काफी है, तुम्हारे में हो जाएगा काम। जितना पूछेगा तुम कर पाओगे। ध्यान देना कुछ बातें। अगर मैं तुमसे कहूं कि अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण, अधिकतम बल युग्म आघूर्ण के लिए, अधिकतम बल युग्म आघूर्ण के लिए हम बात करें तो हमारा सूत्र क्या था बेटा? टाउ बराबर पीई साइन थीटा। अधिकतम बल युग्म आघूर्ण के लिए मैं थीटा की जगह कितना रखना पड़ेगा? 90, क्योंकि दो इस तरीके से रखा, वो बड़े कोण पर रखना पड़ेगा। तो थीटा की जगह कितना लगा देंगे बेटा? 90। तो टाउ बराबर पीई साइन कितना हो जाएगा बच्चा? 90 हो जाएगा। और यहाँ पे टाउ बराबर पी ई साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो टाउ बराबर हो जाएगा पीई। ये भी टॉपिक नोट कर लेना, इसी का है। अगर वो अधिकतम बल युग्म आघूर्ण पूछता है तो इतना करते हैं। जल्दी से नोट कर लो इसे, फिर आगे चलते हैं। अधिकतम हो गया। अच्छा, अधिकतम को हम यहां मैक्स बोल सकते हैं, टाउ मैक्स, MAX, मैक्सिमम। ठीक है ना, कोई दिक्कत? ठीक। अगर वो पूछता है न्यूनतम के लिए, भाई न्यूनतम बल युग्म आघूर्ण निकालना हो तो न्यूनतम के लिए थीटा बराबर कितना रखेंगे? 0। तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा? पीई साइन थीटा। थीटा की जगह क्या लगा दें बेटा? 0। तो यहां मिनिमम आएगा, क्या आएगा बेटा? मिनिमम। तो पीई साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो टाउ मिनिमम की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। अच्छा, कैसी हो जाएगी? 0। अगर ये द्विध्रुव हम क्षेत्र की सीधी दिशा में, जैसे क्षेत्र की दिशा ऐसे थी, हमने द्विध्रुव को इस तरीके से रखा, अब ऐसे न रखे, हम ऐसे रख दें तो कोई कोण नहीं बनाएगा। जब कोण नहीं बनाएगा तो यहाँ थीटा बराबर 0 होगा, 0 होगा तो सब 0 हो जाएगा, उस पर कोई बल युग्म काम नहीं करेगा। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं। जल्दी से इसे नोट कर लिया। अब देखो बेटा, कुछ और बातें हैं 2-3, वो भी सीख लो। वैसे उसमें छूट गई है, मुझे लग रहा है ऐसा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा कुछ छूट जाए। प्रश्न ये है बेटा मेरा, ध्यान से सुनो। इसको भी मैं साफ कर देता हूं, इसको भी हटा देता हूं। क्या प्रश्न है बच्चों? ध्यान से समझना। हमने कूलाम का जो नियम पढ़ा था, कूलाम का नियम ये पढ़ा था, और कूलाम के नियम में हमने क्या पढ़ा था? वैद्युत बल को। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बट्टे R, Q1 Q2 बट्टे में R, ये पढ़ा था। ठीक है, Q1 इंटू Q2 बट्टे में कितना पढ़ा था? R। ये हमने किस में पढ़ा था? कूलाम के। ठीक। अब अगर इसकी दूरी को बढ़ाएं या घटाएं तो क्या परिवर्तन होगा? दूरी को या तो बढ़ाएं या फिर घटाएं। तो अब प्रश्न ये है कि दूरी को आधा कर दिया जाए। ये नोट कर लेना, ठीक है, ये बाद में नोट कर लेना बेटा, जब तुम्हारा नोट्स तैयार हो जाएगा उसके बाद नोट कर लेना। दूरी को आधा कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए तो बल कितना होगा? निकालते हैं। जब दूरी पूरी थी तो कितना ही होगा, अब आधा कर दिया तो F बराबर कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टे में आधा करना है इसे। तो पहले R दूरी होती थी, अब आधी करेंगे तो R बट्टे 2 हो गए। इसका क्या कर देंगे बच्चा? वर्ग कर देंगे। तो F बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ Q1 Q2 बट्टे में R का वर्ग और बट्टे में 4। ये 4 कहां जाएंगे बेटा? ऊपर चले जाएंगे। तो कितना आ जाएगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टे में R का वर्ग और इंटू 4। तो ध्यान से देखना इसको, ये मुझे लग रहा सेम है, लेकिन इसमें कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 से।
तो अब प्रश्न आता है उसका कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी को हमने आधा कर दिया तो उनके बीच में जो बल काम करेगा वो कितना कितना हो जाएगा? तो पहले का 4 गुना हो जाएगा। दूरी को हम घटाएंगे तो बल बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? दूरी को अगर घटाएंगे तो बल बढ़ेगा और दूरी बढ़ाएंगे तो बल घटेगा। ओके, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास यहीं तक समाप्त कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो कल नेक्स्ट डे पूरा सिलेबस मतलब पूरा चैप्टर ही आएगा, उसमें एक ही वीडियो में पूरा डाल दूंगा मैं। तो तुम लोग इसे तैयार कर लेना और जो भी तुम्हारे डाउट हो डाउटों को कमेंट में बता देना, क्या क्या डाउट आ रहे हैं तुम्हारे, तो मैं उसको सॉल्यूशन दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।